स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल स्टडी किया। हमने देखा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम SDLC मॉडल्स को क्यों फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्यों फॉलो करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें एक सिस्टमेटिक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देती है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को ईजिली डेवलप कर सकते हैं। SDLC में स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताया गया है कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, करेक्टिवली डेवलप करना है, एक्यूरेटली डेवलप करना है, एडेप्टिव मेंटेनेंस करनी है, स्टडीज़ करनी है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट को गैदर करना है। तो कैसे करेंगे, उन सबको एक स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल्स के जो डिसएडवांटेजेस थे उनको दूर किया गया इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में। तो जो हमारा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है वो हमें ये बताता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास में कोई भी पाथ नहीं था, रिवर्स पाथ नहीं था। अगर किसी स्टेप में कोई एरर आ गई तो आपको पूरा प्रोजेक्ट रोल बैक करना होगा, फिर दोबारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होगी, तब हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपको ये बताया गया था कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल आइडियलिस्टिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट एक लार्जर प्रोजेक्ट हो, मीन्स वहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हों, तो आप वहाँ पे इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए फीडबैक पाथ दिए हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल जो है बेसिकली जो हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है उसमें नेसेसरी चेंजेस को किया गया, और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की हेल्प से हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करने की स्थिति में आए प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि लार्ज हैं, रियल प्रोजेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो हमारा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है वो हमारे लिए फीडबैक पाथ देता है। जितने भी फेजेस होते हैं, अगर सपोज डिज़ाइनिंग फेज में हम डिज़ाइनिंग फेज को क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बट उससे पहले जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की है अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो हमारे पास में एक फीडबैक पाथ है, हम उसको दोबारा करेक्ट करेंगे और दोबारा डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये इसका एक मेन डिफरेंस है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं था। प्रीवियस स्टेप में अगर कोई एरर आती है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में रेक्टिफाई नहीं कर सकते थे। इवन एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे स्टेप में नेक्स्ट फेज में आ सकते थे। बट इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या है, आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि अगर प्रीवियस स्टेप में कोई एरर है तो उसको आप करंट स्टेप में दोबारा उसको रेक्टिफाई कर दीजिए और अपने प्रोजेक्ट को आप डेवलप करना स्टार्ट करिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल रहा होगा कि फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म होती है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग होती है, डिज़ाइन है, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग है और मेंटेनेंस है। देखिए, यहाँ पे फीडबैक पाथ दिए गए हैं, मींस अगर यहाँ पे कोई एरर है और अगर आप ये स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं तो एक फीडबैक लिया जाएगा, दोबारा इसको रेक्टिफाई किया जाएगा और फिर आप दोबारा इस फेज़ में आ जाएंगे। तो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि सारे स्टेप्स को हम करेक्टिवली, अगर सपोज इधर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो रिक्वायरमेंट को हम रेक्टिफाई करेंगे और दोबारा डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे और कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ये 6 स्टेप जो हैं वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड एट सम लेटर फेज, यानी कि आगे जाके आपको किसी फेज़ में ये पता चलता है कि हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, हमने डिज़ाइनिंग की, वहाँ पे कोई एरर है, तो यहाँ पर फीडबैक पाथ आपको दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप एरर्स को करेक्ट कर सकते हो, जो कि प्रोग्रामर्स ने प्रीवियस फेज़ में की हैं, प्रीवियस स्टेप में की हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर ये स्टेप्स बताए गए हैं, मीन्स ये क्या है, हमारे फीडबैक पाथ हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे इटरेशंस लेके आ सकते हैं, इसलिए इसका नाम इटरेटिव मॉडल पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ पे इटरेशन, जैसा कि आपको बताया, लूपिंग होती है,
बार बार हम फीडबैक लेंगे यूज़र से, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उनको हम सही करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे। कोई मिस्टेक अगर डिज़ाइनिंग में होगी तो हम दोबारा इसको डिज़ाइनिंग को रेक्टिफाई करेंगे एंड देन कोडिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में फीडबैक पाथ हैं। अब फीडबैक पाथ से हमें क्या एडवांटेज मिलता है? देखिए, फीडबैक पाथ से हमें अलाउ करते हैं किसी भी फेस को रीवर्क करने के लिए। हम उस फेस को दोबारा रीवर्क कर सकते हैं, दोबारा उसमें एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं जो एरर कमिटेड हुई हैं प्रोग्रामर्स के थ्रू, और इन चेंजेस को हम बाद में प्रीवियस फेजेस में, लेटर फेजेस में जो भी हम डेवलप करेंगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं जो भी चेंजेस यूज़र ने दिए हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट में चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि देयर इज़ नो फीडबैक पाथ टू द स्टेज फिजिबिलिटी स्टडी। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में फिजिबिलिटी स्टडी में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं दिया गया है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, कोई किसी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लिया तो वो ईजिली गिव अप नहीं होता है कि हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें लॉस हो सकता है। जो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देखिए, फिजिबिलिटी स्टडी में कोई भी आपको दोबारा एक फीडबैक पाथ नहीं दिया गया है। ये आपकी एक इंटरनल प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। फिजिबिलिटी स्टडी, अगर आपने एक बार प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो आप उसको ईजिली रिजेक्ट नहीं करेंगे, और यही इसका मेन एडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स, ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप एरर्स को डिटेक्ट करिए सेम फेज़ में जहाँ पर वो कमिट हुई हैं, जहाँ पे वो एरर प्रोग्रामर्स के थ्रू हुई हैं। इससे बेसिकली हमें फ़ायदा क्या मिलता है? इट रेड्यूसेस द एफर्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर। इससे हमें टाइम और एफर्ट, जो भी हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, जो भी हमारा टाइम लग रहा है एरर्स को दूर करने में, उस एरर्स को दूर करने में उसको हम कम कर सकते हैं। मींस जिस फेज़ में अगर कोई मिस्टेक आ रही है, हमको इस तरीके से प्रोजेक्ट डेवलप करना है कि उस फेज़ की सारी एरर्स को हम रिमूव करते हुए चलें। मींस मिनिमल एरर्स आएँ अगर बाद में कभी टेस्टिंग की जाती है तो। स्टूडेंट्स, अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। देखिए, एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि फीडबैक पाथ, हमारे पास में जो हमारा इटरेटिव मॉडल है उसमें फीडबैक पाथ दिए हुए हैं। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास में कोई फीडबैक पाथ नहीं था। इसका मतलब हमारे पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, ऐसा कोई तरीका नहीं था, ऐसा कोई टेक्निकल वे नहीं था जिससे कि हम एरर को करेक्ट कर सकें, क्योंकि फेज़ कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और फीडबैक पाथ ना होने की वजह से अगर कोई एरर आती है तो पूरे के पूरे स्टेप्स को आपको दोबारा परफॉर्म करना होता है, रोल बैक करना होता है। बट जो हमारा इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, यहाँ पर आपको फीडबैक पाथ दिए गए हैं किसी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने के लिए जो कि आपने पहले परफॉर्म किया है। इससे क्या होता है कि जो भी एरर्स हुई हैं प्रीवियस स्टेप में और आपको वो नेक्स्ट स्टेप में पता चल रही हैं, तो आप उनको ईजिली करेक्ट कर सकते हो। जो भी एरर्स कमिट हुई हैं प्रोग्रामर्स के थ्रू, आप उनको सही कर सकते हो, और ये चेंजेस को भी आप आगे जाके नेक्स्ट स्टेप्स में आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, सेकेंड एडवांटेज क्या है? सिंपल। देखिए, जिस तरीके से क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल हमारा एक बेसिक आइडियलिस्टिक फंडामेंटल मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल मॉडल है। केवल और केवल यहाँ पे फीडबैक पाथ्स को इम्प्लीमेंट करा दिया गया है। नाउ स्टूडेंट, जिससे कि हम दोबारा प्रोजेक्ट को रोल बैक ना करें, उस स्टेप को हमें बार बार परफॉर्म ना करना पड़े, थोड़ा सा चेंजेस है तो उस चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट करें। नाउ देखिए, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंज रिक्वेस्ट। देखिए, जैसा कि इस मॉडल की अगर हम बात करें, ऑल द रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्टेटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट फेज। देखिए, डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं उन सबको क्लियरली स्टेट करना है, उन सबको क्लियरली डिफाइन करना है। हो सकता है कि कस्टमर कुछ समय के बाद में अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करे, बट
इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में आपको रिवर्स स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको फीडबैक पाथ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना है कि जिससे दोबारा एरर आए, क्योंकि बार बार अगर आप चेंज करते रहेंगे तो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इट मीन्स प्रोजेक्ट में टाइम डिले होगा। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, सेकेंड डिसएडवांटेज है इंक्रीमेंटल डिलीवरी नॉट सपोर्टेड। इंक्रीमेंटल डिलीवरी का बेसिकली मतलब क्या है? सपोज पूरा सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर लिया, टेस्ट कर लिया बिफोर डिलीवरिंग द कस्टमर, यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है कि मैं इसको इन बिटवीन सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकूं, क्योंकि कस्टमर बार बार रिक्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास में एक दिक्कत थी कि वहाँ पे स्टेप्स को हम ओवरलैप नहीं कर सकते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी ओवरलैपिंग सपोर्टेड नहीं है। पैरेलली आप चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहे हो। यहाँ पर भी पहले आप एक स्टेप को कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, प्रीवियस में कोई एरर आई तो दोबारा आप उसको रेक्टिफाई करोगे, फिर डिज़ाइनिंग पे आओगे, फिर कोडिंग पे आओगे। इट मीन्स रिपीटिशन तो हो रहा है बट ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, पैरेलल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इन दिस वन फेज कैन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज। जब तक प्रीवियस फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट नहीं करेंगे। बट हम रियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर हमें ओवरलैपिंग करनी होती है, जिससे कि हम अपने एफर्ट्स को या जो हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको हम कर सकें, कम कर सकें, एफर्ट्स को और टाइम को हम रिड्यूस कर सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, रिस्क हैंडलिंग नॉट सपोर्टेड। देखिए, प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिस्क आते हैं, जैसे बस्टिंग की प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स, या कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आ गई, या फिर सपोज़ हमें डिज़ाइनिंग के लिए यूएमएल डिज़ाइनिंग करनी है, ईआर डायग्राम्स बनाने हैं, उसके लिए नई हायरिंग करनी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके थ्रू आप उस रिस्क को हैंडल कर सको। इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वो आप आगे जाके स्टडी करेंगे। कोकोमो मॉडल्स हैं जिनमें कि रिस्क को हैंडल करना बताया गया है कि किस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के रिस्क को हैंडल करते हो। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल समझ में आया होगा। धन्यवाद।